दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बता रहा हूं। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्योंकि यहां पर आपके लिए क्लास 10th का जो टॉप स्टडी मटेरियल है वो मैं लेकर आ चुका हूं। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मेरे द्वारा जो हिंदी का ये मॉडल पेपर बताया जा रहा है, इस मॉडल पेपर में से 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेहतर रहेगी। एक और बात समझिएगा, आप लोगों के लिए हमने ऐप दे रखा है, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप ऐप को इंस्टॉल करके और अपना जो कोर्स है वो देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर, जिसमें से परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों आप सभी के लिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है, देखिएगा, बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप लोगों को याद करना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, सही विकल्प चुनकर आप लोगों को लिखना है। देखिए, कुहासा का अर्थ है, आपको ऑप्शन दिए हैं कंबल, सन्नाटा, कोहरा या फिर सहारा। तो कुहासा का मतलब क्या होता है? तो कुहासा का मतलब होता है साथियों, और वो हो जाएगा कोहरा। ठीक है। और एक और बात, आप सभी से पूछा जाता है कि भ्रमर का मतलब क्या होता है? तो भ्रमर का मतलब आप भंवरा बताएंगे। ठीक। दूसरी बात, अगर आपसे पूछते हैं ना कि मधुकर किसे कहा है, तो मधुकर कहा है उद्धव को। ठीक, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि कौन हैं, ये आप सभी बच्चों को बताना रहेगा। और यहाँ पर जो आपके सामने मुक्तिबोध लिखा हुआ है ना, ये प्रगतिवाद के कवि हो जाएंगे। ठीक, सभी बच्चे मुक्तिबोध करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की प्रतिमा जो थी उसकी ऊंचाई 2 फुट थी, तो इसमें आपको 2 फुट आंसर करना है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? देखिए कितना मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपके लिए। कलम का जादूगर कहा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है। और एक और बात समझिए, बेनीपुर नामक गांव में इनका जन्म होता है, इसलिए इनका नाम बेनीपुरी है। अगला प्रश्न है, सूर सारावली। देखो, सूर सारावली के अलावा सूर सागर भी आपको दे सकते हैं, सूर सागर दे सकते हैं। सूर सागर अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपको साहित्य लहरी दे सकते हैं। ठीक, तो सूर सारावली के कवि का नाम है तो वो हो जाएगा सूरदास जी। 1478 में सूरदास का जन्म होता है और 1583 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, इसे आपको समझना है। अगला प्रश्न है, कवि निराला का जन्म हुआ था। निराला छायावाद के कवि हैं, एक बात तो ये आप याद रखिए। पहले तो छायावाद के कवि हैं निराला। छायावाद की समय सीमा है 1920 से लेकर के तो 1935 तक। ठीक है, ये आपकी छायावाद की समय सीमा है। निराला का जन्म आप लोगों से पूछा है, तो आप सभी को बच्चों निराला का जन्म बताना है, और वो हो जाएगा 1899। ठीक है, 1899 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन, और आप लोगों को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप सभी। आपके लिए हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है ना, उस ऐप को ज़रूर आप इंस्टॉल करना, क्योंकि ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। देखिएगा यहाँ पर, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? यहाँ पर हिंदी कविता का प्रारंभ माना है, तो दोस्तों प्यारे बच्चों सन 1900 से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो खाली स्थान में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है वो लिखेंगे। इसके बाद देखें, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं, आप सभी बच्चे को सीखना है सही तरीके से। छंद के प्रकार हैं, छंद के कितने प्रकार है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। छंद के 3 प्रकार है। अगला देखिए, वल्लभाचार्य के गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे, तो यहाँ पर आपको सूरदास लिखना रहेगा। ठीक है, सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? कमेंट करके आप बताएंगे सभी बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति, इसका मतलब पहली और तीसरी लाइन में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी होती है? 13-13 मात्रा होती है। पहली और तीसरी में 13-13 होती है, और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 होती है। दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती है।
रस के अंग हैं, तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, नाम भी आपसे पूछते हैं जिसमें आपको नाम भी लिखना रहता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना सभी बच्चे। विभाव है, अनुभाव है, अनुभाव के बाद में आपका संचारी भाव है और संचारी भाव के बाद में आपका स्थायी भाव है। ठीक है, इस प्रकार से रस के कितने अंग होते हैं? तो आप बता देंगे 4 अंग होते हैं। ठीक, अब हम सही जोड़ी बना के बता रहे हैं आपको, याद करिएगा सही जोड़ी। देखें आप सभी यहाँ पर सही जोड़ी में दिया है शिव पूजन सहाय। यहाँ पर आपको एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा बात को ध्यान से। देखो, चौपाई से रिलेटेड बात करी थी तो 16 मात्रा हो जाती है, और रिसा जाना मतलब कि क्रोध कर जाना, एक अंक मतलब एकांकी। ठीक है, और एक और बात, पंचवटी है, खंडकाव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, खंडकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। और राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? और वो याद रखना है, बिल्कुल सही बात है, राम वृक्ष बेनीपुरी से रिलेटेड है। इनको कलम का जादूगर तो कहा ही जाता है। देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा गया था? कलम का जादूगर भी कहा गया था। ठीक है, तो आपको मुजफ्फरपुर बता देना है इनसे रिलेटेड, मुजफ्फरपुर आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और शिव पूजन सहाय, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को शिव पूजन सहाय के आगे क्या लिखना है? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, शिव पूजन सहाय के आगे माता का अंचल लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये माता का अंचल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ी मिलान कर देंगे। और देखो बच्चों, आप जोड़ी जब मिलाओ ना तो कहाँ से स्टार्ट करना है? जो आपको सबसे ज़्यादा याद होना सबसे पहले उसको मिलाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जोड़ी है ना बिल्कुल सही मिलेगी और आपके सारे आंसर कंप्लीट होंगे। हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर कोर्स दे रखा है, दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है, तो 199 में सारे कोर्स मिल रहे हैं आप लोगों को, और 499 रुपये में 6 के 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब देखेंगे हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यहाँ पर आपको फागुन की सुंदरता, फागुन की सुंदरता, ऐसे आप इसमें आंसर लिख देंगे। इसके बाद में कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर कवि नागार्जुन जी है, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वैद्यनाथ मिश्र, ये आप बता देंगे। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो यहाँ निराला रचनावली में 8 खंड आप सभी बच्चे बता देंगे बिल्कुल सही तरीके से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो मुख्य छंद है इसका चौपाई। ठीक है, जो सममात्रिक छंद है, सभी पंक्तियों में 16-16 मात्रा होती है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वो हुई थी ब्रिज भाषा में। ठीक है, तुलसीदास की रचना है, ध्यान रखना। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी ही आपकी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद आप सभी बच्चे सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने ना सारे आंसर लिख दिए हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, व्हाट्सएप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर दे रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। और ऐप तो डाउनलोड करना ही सही अगर परीक्षा में धमाल मचाना है तो। सत्य असत्य लिखिए वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो और बिल्कुल सही से याद करेंगे। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। क्यों नहीं भाती है भाई? पर्वत के यहाँ पे हम जाते तो हमें तो अच्छा लगता है, इसमें असत्य होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। देखो यहाँ पर जो संस्मरण है ना साथियों, ये बिल्कुल सही आप लोगों को बताना है कि संस्मरण तो हमें जो याद रह जाता है ना वो रहता है, लेकिन इसमें क्या है, कल्पना तत्व की कैदी है, लेकिन कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे? असत्य हम इसमें लिख देंगे। अगला देखो, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है क्या परीक्षा गुरु को माना गया है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, परीक्षा गुरु को ही माना है, और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास से आप याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिए, कहानी के 6 तत्व होते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, कहानी के 6 तत्व ही होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 6 तत्व लिख देना है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। सही बात है भाई, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को ही भेजा था। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिल्कुल समर्थक थे, वो समर्थन करते थे, और वो बालाजी मंदिर में सेनाई भी बजाने के लिए जाते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मस्जिद में ही सेनाई बजाने जाते थे, वो बालाजी अर्थात हनुमान जी के मंदिर में भी सेनाई बजाने के लिए जाते थे। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कर्म से मतलब था। ठीक है,
और साथियों आपके लिए ऐप पर डिस्काउंट मैंने दे रखा है। मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा आपका नाटक, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा एकांकी, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाएगा कहानी, और कहानी के बाद में साथियों आप एक लिख देंगे और वो हो जाएगा आपका निबंध, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा मैंने बता रखी है। संधि समास में अंतर बता रखे हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार है। पहला है अभिधा, अभिधा। दूसरा है लक्षणा, ठीक है, लक्षणा। और उसके बाद में तीसरा है आपका व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के 3 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो अपने साथियों को खेलता देखकर सिसकना भूल जाता है, क्योंकि उसके मन में भी खेल भावना जागृत हो जाती है और वो सोचता है कि मेरे दोस्तों के साथ में अब मैं भी खेलने जाऊंगा, ऐसा सोचकर वो सिसकना भूल जाता है। साथियों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।